Keystone, Universe of Education. Hi students, hello मेरे प्यारे बच्चों, welcome back to yet another session of chapter electrochemistry. Till now we have studied a lot of things about electrochemistry, and in fact if you have seen the previous videos, the link for which is given in the description below, you might have observed that we have finished the galvanic cell part of this chapter, right? So this is the time where I come with this red turban to give you a red hot lecture on very interesting part of the chapter called as numericals. Oh yes, so some of you already happy about the lecture, some of you already sad about the lecture, because जिनके लिए numericals comfortable हैं they are very happy, जिनको numericals पसंद नहीं है they are very sad, but we will try our best that आपको numericals में कोई दिक्कत ना आए. But as you know, हमारी प्रथा चलती आ रही है that before we start with the today's lecture we have certain things to revise. Plus if you remember there was a homework given in the previous lecture जिसके अंदर हमने standard hydrogen electrode का Nernst equation बनाने के लिए आपको बोला था, करेक्ट? तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले वो ही रिकॉल करते हैं and let's recall standard hydrogen electrode for you. स्टैंडर्ड का मतलब तो ऑलरेडी बच्चे जानते हैं. स्टैंडर्ड का मतलब इज 25 डिग्री सेल्सियस, 1 मोलर कंसंट्रेशन एंड प्लीज रिमेंबर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर. अगर आपका ये कंडीशंस हैं तो हम बोलते हैं कि वो आपका स्टैंडर्ड सेल है. परफेक्ट है. अब मेरे पास स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है जिसके अंदर प्लैटिनम वायर था और उस प्लैटिनम वायर के अंदर हम लोग यहाँ पर हाइड्रोजन गैस जो है वो इनपुट कर रहे थे. ना please understand this is very very important. Listen to this very very carefully. Once again there was an acid over here. We did the construction, right? कोई भी एसिड ले लो, H प्लस आयन कंसंट्रेशन चाहिए. अब जैसे ही आपने ये एसिड लिया तो आपका एक हाफ सेल रेडी हो जाएगा, और हाफ सेल रेडी हो जाएगा तो मतलब यहाँ पर दो पॉसिबिलिटीज हो जाएंगी. या तो H2 गैस ट्वाइस ऑफ H प्लस में जाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देगा. गेटिंग द पॉइंट? इसको हम लोग बोलेंगे ऑक्सीडेशन हाफ, करेक्ट? और या फिर क्या होगा, या फिर यहाँ पर होगा कि भाई ट्वाइस ऑफ H प्लस फ्रॉम द सोल्यूशन विल टेक अप 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड गेट कन्वर्टेड इनटू H2 गैस, करेक्ट? wherein H plus ions will be in the aqueous part in both the conditions. बट ये कंडीशन मेरी रिडक्शन की हो जाती है और ये कंडीशन मेरी ऑक्सीडेशन की हो जाती है. दिस यू हैव टू अंडरस्टैंड. नाउ व्हेन आई वांट टू मेक द नर्न्स्ट इक्वेशन फॉर दिस इन नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन, स्टैंडर्ड कंडीशंस में तो ये 0 वोल्ट है भाई, हम ऑलरेडी देख चुके हैं. स्टैंडर्ड कंडीशन में दोनों ही केस में हाइड्रोजन का जो पोटेंशियल है वो 0 वोल्ट है. तो नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन में ऑक्सीडेशन वाली साइड पे मैं क्या करूँगा, देखो मैं लिखूंगा E ऑफ H2 गोइंग टू H प्लस. रिमेंबर सेल रिप्रेजेंटेशन में कभी भी हम बैलेंसिंग जो है वो नहीं दिखाते हैं. वी ऑलवेज शो इट दिस वे. दिस इज इक्वल्स टू E नॉट H2 गोइंग टू H प्लस माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाई 2. क्यों 2 भाई? N इज नथिंग बट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लोइंग और वो यहाँ पर 2 है. लॉग ऑफ Q. Q क्या होता है? कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स रेज टू पावर देयर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, तो वो हो जाएगा H प्लस का स्क्वायर डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट्स में मेरे पास गैस है तो उसका पार्शियल प्रेशर ले लूँगा. परफेक्ट है. अब अगर तो यहाँ पर पार्शियल प्रेशर कुछ और है तो हमें यहाँ पार्शियल प्रेशर इंक्लूड करना पड़ेगा. बट जनरली पार्शियल प्रेशर जो है वो 1 atm ही देता है. मैंने आपको पहले भी बताया है कि जनरली 11th-12th लेवल के कॉन्सेप्ट में आपका कंसंट्रेशन जो है वो ज़्यादातर वेरी होगा. वेरी रेयर यू विल सी या तो टेम्परेचर वेरी या फिर प्रेशर वेरी, वेरी रेयर. बट या देर आर फ्यू क्वेश्चंस ऑन प्रेशर वेरिंग, सो वी विल डू दैट वंस द न्यूमेरिकल इज फ्लोन टू यू पीपल. परफेक्ट है. सो दिस इज द ऑक्सीडेशन हाफ. अब देखो इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं. सबसे पहली चीज़, लेट मी जस्ट चेंज द कलर एंड गिव यू दैट ये तो 0 वोल्ट हो जाएगा. स्टैंडर्ड कंडीशन में 0 वोल्ट होता है. तो E of H2 गोइंग टू H प्लस
इज इक्वल्स टू माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाई 2 लॉग ऑफ पार्शियल प्रेशर तो 1 हो गया है, और ये H प्लस के स्क्वायर को अगर स्क्वायर को बाहर ले आऊं तो ये हो जाएगा 2 लॉग ऑफ H प्लस, हो जाएगा ना। अब ये 2 और ये 2 तो कट। अब मेरे को बताओ माइनस लॉग ऑफ H प्लस क्या होता है? माइनस लॉग ऑफ H प्लस इज नथिंग बट pH ऑफ द सोल्यूशन, है कि नहीं मेरे बच्चे? तो बस यहाँ पर कहानी देखो क्या हो गई कि हम E ऑफ H2 गोइंग टू H प्लस को रिलेट कर सकते हैं एज 0.0591 इंटू pH। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हो गया ऑक्सीडेशन हाफ। क्या हो गया मेरे बच्चे? ऑक्सीडेशन हाफ। अब इसी तरीके से रिडक्शन हाफ के बारे में सोचते हैं। तो चलिए उसके लिए पहले मुझे यहाँ पर थोड़ा सा स्क्रीन चाहिए होगा, तो मैं इस स्क्रीन को क्लियर करता हूँ एंड आई विल जस्ट राइट डाउन द कंक्लूजन दैट वी हैव गॉट ओवर हियर एज E नॉट ऑफ H2 गोइंग टू H प्लस इज इक्वल्स टू 0.0591 इंटू pH ऑफ द सोल्यूशन। तो यहाँ से डायरेक्टली pH वाले क्वेश्चंस भी आते हैं कि सीधा दिया होता है कंसंट्रेशन ऑफ द सोल्यूशन, pH ऑफ द सोल्यूशन इज 10, कैलकुलेट द रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ द हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन। तो डायरेक्टली ये इक्वेशन यूज करना है। अब अगर उसने ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ढूंढने के लिए बोला है तो आप ये इक्वेशन यूज करोगे। यही चीज जब आप रिडक्शन पोटेंशियल के केस में बनाओगे तो बनेगा E ऑफ H प्लस गोइंग टू H2 रिडक्शन इज इक्वल्स टू E नॉट H प्लस गोइंग टू H2, वो तो 0 हो जाएगा, माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाई 2 ही रहेगा, लॉग ऑफ, यहाँ पर चेंज आएगा देखो, लॉग ऑफ इस बार पार्शियल प्रेशर रहेगा ऊपर और H प्लस कंसंट्रेशन रहेगा नीचे, स्क्वायर, करेक्ट। अब गए, अब चलो इसको और मॉडिफाई करते हैं। सो माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाई 2 लॉग ऑफ, ये तो 1 है मेरे यहाँ पर, H प्लस स्क्वायर को ऊपर ले गया तो ये हो जाएगा H प्लस रेज टू पावर -2, -2 बाहर आया तो ये -2 बाहर आया, इसको यहाँ से डिडक्ट कर दिया, 2 and 2 कैंसिल हो गया, आपके पास आंसर आएगा। इस माइनस को माइनस के साथ मल्टीप्लाई करके प्लस मत करो, क्योंकि दिस माइनस ओवर हियर विल बी यूटिलाइज्ड फॉर माइनस लॉग ऑफ H प्लस, तो ये हो जाएगा माइनस 0.591 इंटू pH, सो E ऑफ H प्लस गोइंग टू H2, मतलब रिडक्शन पोटेंशियल के केस में सिर्फ एक माइनस लग जाएगा और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के केस में यहाँ पर प्लस रहेगा। सो दिस वाज द होमवर्क गिवन इन द लास्ट क्वेश्चन प्रीवियस सेशन। जिन लोगों ने नहीं देखा है, वंस अगेन द लिंक फॉर द प्रीवियस लेक्चर्स आर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। प्लीज फॉलो दोज लेक्चर्स बिकॉज if you don't follow them, you are not going to understand what just happened right now on your screen. Perfect? All right. So, on this good note, we are going to put some light on a very, very interesting part that is nothing but revision of the formulas till now. Yes, Manjot sir is so good that he is actually going to spoon feed you with the list of formulas in your galvanic cell part. अब गैल्वेनिक सेल के अंदर हमने बहुत सारी बातें की हैं। वी टॉक्ड अबाउट डेल्टा जी एंड ई सेल का रिलेशन, वी टॉक्ड अबाउट कंसंट्रेशंस, वी टॉक्ड अबाउट कैलकुलेटिंग द ई सेल इन नॉन स्टैंडर्ड कंडीशंस, वी टॉक्ड अबाउट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो बहुत सारी चीज़ें हो गई हैं और हमारा जो माथा है वो अतामाजी सटकली हो ले रहा है ना। तो अपने को क्या करना है यहाँ पर, वॉट वी हैव टू डू ओवर हियर इज simply nothing, list down the formulas and unique way of listing। देखिए पहला फॉर्मूला आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, that is nothing but delta G naught is equals to minus NF E cell naught। अच्छा, इसी के साथ आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, डेल्टा G is equals to minus NF E cell। ये नॉन स्टैंडर्ड कंडीशंस के लिए हो जाएगा और ये मेरा स्टैंडर्ड कंडीशंस के लिए हो जाएगा। सिंपल, परफेक्टली ओके, ऑलराइट ना। उसी के सामने मैंने देखो आपके लिए स्पेसिफिकली लिखा हुआ है दैट इट इज द रिलेशन बिटवीन द फ्री एनर्जी एंड द ई सेल। इतना बढ़िया से स्पून फीड कर रहा हूं कि आपको न्यूमेरिकल्स में कोई दिक्कत नहीं होगा। बस ये लिस्टिंग आपके दिमाग में एकदम क्लियर होना चाहिए कि ये फॉर्मूला किसके लिए यूज होने वाला है। अब अगर मैं ई सेल निकाल पा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा मेरे बच्चे, अगर मैंने ई सेल निकाल दिया तो ई सेल से मुझे पता चल जाएगा डेल्टा जी का वैल्यू, और डेल्टा जी निकल गया तो इसी से ही मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट काम कर सकता हूं, दैट इज नथिंग बट स्पॉन्टेनिटी ऑफ द सेल रिएक्शन।
और इसका एप्लीकेशन हम देख के आए हैं प्रीवियस क्लास में. 2 एप्लीकेशंस वी सॉ इन द प्रीवियस सेशन कि सबसे पहली चीज, एक तो स्पॉन्टेनिटी पता चलती है कि ये रिएक्शन फिजिबल है, ये सेल फिजिबल है या नहीं है. दूसरा, ई सेल was not an intensive property and was not a state function. It was a path function. It is an extensive property and a path function. Hence, what you have to understand over here is कि mathematical operations नहीं लगा सकते हो आप इसके ऊपर. तो अगर आपको unknown equations के लिए E cell ढूंढना है तो आपको डेल्टा जी निकाल के दोनों equations का add करना पड़ेगा and then apply the equation in the reverse. We have done that in the previous class, not getting into detail, just a brief revision of it. Then the second formula on your screen. क्या किया था हमने ई नॉट सेल को रिलेट किया था विद इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. सो रिलेशन बिटवीन ई नॉट सेल एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है. सो प्लीज मेक श्योर कि आप इस चीज को ध्यान से समझ लें. एट इक्विलिब्रियम ई सेल जो है वो जीरो हो जाएगा, ई नॉट सेल जीरो नहीं होगा, ई सेल जीरो हो जाएगा. द सेल विल स्टॉप गिविंग द वोल्टेज बिकॉज इट हैज अचीव्ड निर्वाणा. इज दैट परफेक्ट? मैक्सिमम वर्क डन हो गया है उसका. चल नेक्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, इस इक्वेशन को तो भाई इस वक्त के लिए मैं बोल दूंगा कि ये गॉड है भाई, गॉड. यस, दिस इज नथिंग बट योर वेरी इंटरेस्टिंग नर्न्स्ट इक्वेशन. और क्या काम था इसका? कैलकुलेटिंग द सेल पोटेंशियल अंडर नॉन स्टैंडर्ड कंडीशंस. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. सो प्लीज मेक श्योर कि इस चीज को ध्यान से समझ लें. हर एक टर्म का मतलब समझ में आना चाहिए. ई सेल नॉन स्टैंडर्ड कंडीशंस में, ई नॉट सेल स्टैंडर्ड कंडीशंस में. एन इज द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लोइंग. देखो एम्फेसिस देखो, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लोइंग, ये ध्यान में रखना है. एंड व्हाट इज दिस पार्ट ओवर हियर? इस पार्ट को हम क्यू के नाम से जानते हैं. इज दैट ओके? कैसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं वो थोड़ी देर में आपकी स्क्रीन के ऊपर अभी आने वाला है. देन the next part we did was very important, that is half cell का Nernst equation. पहले हमने रिडक्शन हाफ का किया था और फिर हमने ऑक्सीडेशन हाफ का किया था. यस, रिडक्शन हाफ में आपका इक्वेशन कैसा बनेगा? m प्लस इलेक्ट्रॉन गोइंग टू m, यही बनेगा ना. तो देखो यहाँ पर ये तो सॉलिड होता है तो 1/m+ आएगा इन केस ऑफ Q, और इन केस ऑफ ऑक्सीडेशन आपका इक्वेशन बनेगा m सॉलिड गोइंग टू m प्लस इलेक्ट्रॉन, राइट. तो यहाँ पर इक्वेशन बनेगा m+ अपॉन m सॉलिड का कंसंट्रेशन जो होता है वो 1 लिया जाता है. वो हम क्लास 11th में भी पढ़ चुके हैं और मैंने प्रीवियस क्लास में भी आपको याद करवा दिया था. तो ये दो इक्वेशंस आपके हाफ सेल के लिए. कौन से हाफ सेल? ऑक्सीडेशन हाफ सेल एंड रिडक्शन हाफ सेल. परफेक्ट. तो चलिए आपके लिए यहाँ पर स्क्रीन क्लियर कर देते हैं so that you can take a screenshot by pausing the screen over here. Perfectly okay? All right. Formulas खत्म नहीं हुए, 5 formulas आए हैं. क्या है वो formulas? क्या है उन formulas के बीच में रिलेशन कब यूज करना है वो मैंने उनके साइड पे लिखा हुआ है. Let's go ahead and talk about the 6th formula. The 6th formula once again is for concentration cells. Nernst equation for concentration cells. तो आप एक चीज तो ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि गैल्वेनिक सेल में न्यूमेरिकल्स आर गोइंग टू रिवॉल्व अराउंड नर्न्स्ट इक्वेशन, करेक्ट. और टू बी मोर प्रिसाइज, इट इज गोइंग टू बी रिवॉल्विंग अराउंड द सेल पोटेंशियल. और सेल पोटेंशियल से लिंक हो जाता है हमारा डेल्टा जी, और डेल्टा जी से लिंक हो जाता है हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. तो बस कहानी जो है अब थ्रेड हो चुकी है और हमने परफेक्टली उस चीज को समझ लिया है. इन केस ऑफ कंसंट्रेशन सेल ऑलरेडी एक्सप्लेन, ई नॉट सेल जीरो हो जाएगा. क्यों? क्योंकि दोनों साइड पे इलेक्ट्रोड सेम है, सोल्यूशन सेम है, और जब सोल्यूशन सेम है तो ई नॉट की वैल्यू जो है, ई नॉट इज इन द स्टैंडर्ड कंडीशंस, वो तो सेम ही होगी तो जीरो हो जाएगा. बट ई सेल जो है वो अलग होगा और उसका इक्वेशन हम यहाँ पर बना चुके हैं. परफेक्टली ओके, ग्रेट. चलिए लेट्स गो अहेड एंड सी जो अभी हमने देखा. ई for hydrogen electrode in case of reduction half potential and in case of oxidation half potential. और इस कंडीशन को हमने पार्शियल प्रेशर को 1 लेके आपको ये भी समझा दिया कि किस तरीके से ये pH के फॉर्म में भी लिखा जा सकता है. इज दैट परफेक्टली ओके? श्योर है ये चीज?
सो प्लीज़ मेक श्योर कि आप इन चीज़ों को ध्यान से समझ लें, बिकॉज इन्हीं के बेसिस पे आपके न्यूमेरिकल स्टार्ट होने जा रहे हैं. सो लेट्स कट अवर स्क्रीन इनटू द टाइटल ऑफ टुडेज लेक्चर. यहाँ तक आपका रिवीजन खत्म हो गया है. अब हम टाइटल की तरफ बढ़ रहे हैं, एंड द टाइटल इज नथिंग बट न्यूमेरिकल एंड कंसेप्चुअल क्वेश्चंस बाय ऑब्वियसली योर होस्ट फॉर टुडे, मनजोत सिंह. परफेक्ट. चलिए लेट्स गो अहेड एंड टॉक अबाउट कि किस तरीके से हम न्यूमेरिकल्स को समझाएंगे आपको. मैंने आपके न्यूमेरिकल्स को 2 ब्रॉड क्लासिफिकेशंस में पार्ट कर दिया है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए कि हाँ सर ने ये न्यूमेरिकल लिया था, उसके अंदर क्या समझाया था. तो देयर शुड नॉट बी एनी काइंड ऑफ कंफ्यूजन. तो सबसे पहला जो हम करने वाले हैं दैट इज बेस्ड ऑन 2 थिंग्स. द फर्स्ट इज इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज. यस, इंटरेस्टिंग. कैसे क्वेश्चंस आते हैं देखेंगे. एंड दूसरा इज स्टैंडर्ड पोटेंशियल्स. यस, ओनली स्टैंडर्ड पोटेंशियल्स. यहां पर मैं ई नॉट सेल के ऊपर ही बात करूंगा, एंड दैट इज नथिंग बट ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड. इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के ऊपर जो क्वेश्चंस आते हैं उसके लिए मैं आपको एक ब्रीफ रिवीजन दे देता हूं. इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो है वो आपको स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल्स का वैल्यू देता है, और हम आपको बता चुके हैं दैट स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैथोड फॉर्मिंग टेंडेंसी. Cathode forming tendency. Standard reduction potential is directly proportional to oxidizing power. Yes, याद आए ना वो 4 conditions. Significance of electrode potential is inversely proportional to reducing power, very very important, and is inversely proportional to reactivity. भाई साहब भूलना नहीं, क्योंकि इनके बेसिस पे आपके बहुत फेवरेट वाले क्वेश्चन दैट आर एमसीक्यू क्वेश्चंस, एंड बहुत फेवरेट वाले क्वेश्चन जिनको हम कंसेप्चुअल क्वेश्चंस के नाम से जानते हैं, 1 मार्कर क्वेश्चंस जिनको हम बोलते हैं. बच्चे सोचते हैं सर 1 मार्कर ही तो है, हो जाएगा. बट आई टेल यू बच्चे, जब आप बोर्ड एग्जामिनेशन में बैठेंगे तो ये 1 मार्कर क्वेश्चंस ही हैं जो टॉपर और टॉपर के नीचे वाले स्टूडेंट्स में बाइफर्केट करता है. These are the most twisted questions. लैंग्वेज समझ नहीं आया, कुछ भी समझ में नहीं आएगा. इज दैट ओके? ग्रेट. चलो, सो ऑन दिस गुड नोट लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट न्यूमेरिकल. करेक्ट? इट मे बी अ न्यूमेरिकल, इट मे बी अ कंसेप्चुअल क्वेश्चन दैट यू कैन डिसाइड ऑन योर ओन. देखिए क्या है, कहानी देगा वो, बड़ी बड़ी कहानियां देगा, बट अपने को कहानी से डरना नहीं है. Do not get lost into the wonderland of stories. No. Read the question once. An iron wire is immersed in a solution containing ZnSO4 and NiSO4. So zinc sulfate and nickel sulfate solution दिया है, उसके अंदर वो बोलता है कि आयरन वायर को उसने इमर्स किया. अब बच्चे अगर आप नहीं कर पा रहे हैं कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, तो आप क्या करिएगा, जस्ट ट्राई टू फिगर दैट आउट. उसको एक फिगर की तरह, एक डायग्राम की तरह बना लीजिए, तो आपको और क्लैरिटी आ जाएगी. सो देयर इज अ जिंक सल्फेट सोल्यूशन ओवर हियर एंड देयर इज अ निकल सल्फेट सोल्यूशन ओवर हियर, और दोनों में उसने आयरन डाला हुआ है. तो देखो हल्का सा फॉर फर्स्ट 20-30 न्यूमेरिकल्स यू आर डूइंग बेस्ड ऑन दिस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, इस तरह से करिए, एकदम परफेक्टली क्लियर हो जाएगा. व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ ईच सॉल्ट इज 1 मोलर. चलो, तो स्टैंडर्ड कंडीशन में दे दिया 1 मोलर. गिव रीजंस. तो ये एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन है. गिव रीजंस विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस इज लाइकली टू प्रोसीड. इज इट रिएक्शन नंबर 1 और इज इट रिएक्शन नंबर 2? तो बच्चे बहुत सिंपल है. एक आयरन रॉड को अगर आपने जिंक सल्फेट सोल्यूशन और निकल सल्फेट सोल्यूशन में डाला, तो हमको ये पता करना है कि क्या आयरन निकल से ज्यादा रिएक्टिव है या कम रिएक्टिव है. अगर तो ज्यादा रिएक्टिव है तो भाई साहब रिएक्शन होना शुरू हो जाएगा, वो उसको डिस्प्लेस करना शुरू कर देगा ना, और FeSO4 बना देगा. और अगर कम रिएक्टिव है तो वो कुछ भी नहीं कर पाएगा. तो बस बहुत सिंपल है. सारे के सारे पोटेंशियल्स आपको दिए हुए हैं, बस ये पोटेंशियल्स में इतना सा कंफ्यूजन वो क्रिएट करेगा. एंड व्हाट इज दैट स्मॉल कंफ्यूजन दैट इट इज गोइंग टू क्रिएट, द एग्जामिनर इज गोइंग टू क्रिएट. यहां पर देखो, ये जो सर्कल किया ना मैंने,
यहाँ पर आपको नोटिस करना है, यू हैव टू नोटिस वेदर द ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इज गिवन और वेदर द रिडक्शन पोटेंशियल इज गिवन। बस इतनी चीज अगर आपको समझ में आ गई तो आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कोई भी क्वेश्चन में तकलीफ नहीं होगी। द मोमेंट यू सी ई नॉट, उसके नीचे सब्सक्रिप्ट में जरूर देखो कि कौन सा ई नॉट दिया है, वेदर ऑक्सीडेशन या फिर रिडक्शन। तो चलिए अब इसको नोटिस करते हैं यहाँ पर। तो +2 to 0 रिडक्शन, +2 to 0 रिडक्शन, और ये भी रिडक्शन। सपोज यहाँ पर उसने Ni गोइंग टू Ni+2 दिया होता तो वो ऑक्सीडेशन हो जाता। तो सबसे पहले सबको रिडक्शन में कन्वर्ट करो। याद है ना, IUPAC ने बोला है कि भाई हमको सारी जगह पे रिडक्शन पोटेंशियल्स यूज करने हैं। तो चलिए बहुत बढ़िया, तो यहाँ पर सबके रिडक्शन पोटेंशियल्स दिए हैं। सो अरेंज दिस रिडक्शन पोटेंशियल्स इनटू देयर इंक्रीजिंग वैल्यू। तो चलो कर दो, भूलना नहीं सबके आगे नेगेटिव है, तो जो नेगेटिव सबसे छोटा है वो सबसे बड़ा है। एक्चुअली में नेगेटिव स्केल पे जो वैल्यू सबसे छोटी है वो सबसे बड़ी है। तो यहाँ पर आई वुड से निकल का रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज़्यादा, फिर Fe एंड फिर Zn, यही दिया ना। तो अब वो बोलता है Fe को डिप किया है इन जिंक SO4। अब अगर Fe का रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है तो रिएक्टिविटी ऑर्डर भी लिख देते हैं। तो रिएक्टिविटी ऑर्डर आएगा जिंक का सबसे ज़्यादा, फिर Fe, फिर निकल। हाँ, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना। अभी अभी पिछली स्क्रीन पे हमने आपको बताया था कि भाई क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल्स आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टिविटी। तो बस हो गया, यहाँ पर क्वेश्चन एकदम परफेक्टली रेडी हो गया कि Fe को जब जिंक में डालोगे नो रिएक्शन, बट Fe को जब निकल में डालोगे तो वो FeSO4 बना देगा और निकल को क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा। निकल के +2 को किस में रिड्यूस कर देगा, निकल सॉलिड में। क्यों? क्योंकि Fe का रिएक्टिविटी निकल से ज़्यादा है। सो दिस इज हाउ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में से इस तरह के क्वेश्चंस परफेक्टली कंफ्यूज करने के लिए बनाए जाएंगे। और यहां पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, दैट देयर विल बी नो रिएक्शन इन द फर्स्ट केस एंड इन द सेकंड केस यस, आयरन विल रिड्यूस Ni2+ आयंस। तो इस तरह के क्वेश्चंस को ध्यान से समझो, क्या पूछा है, और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के जो 4 रिलेशंस मैंने आपको दिए हैं वो 4 रिलेशंस को रिकॉल करो। इनफैक्ट ऐसा क्वेश्चन देखते ही रफ कॉलम में वो 4 रिलेशंस लिख ही डालो ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। द बिगेस्ट क्वेश्चन ओवर हियर इज कि सर हमको रिएक्टिविटी देखना है, कैथोड फॉर्मिंग टेंडेंसी देखना है, ऑक्सीडाइजिंग पावर, रिड्यूसिंग पावर देखना है। तो भाई वो उसी के लिए तो मैं टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस देख रहा हूँ। क्वालिटी दूंगा, क्वांटिटी तो पॉसिबल ही नहीं है इन लेक्चर्स में बच्चे। क्वालिटी दे सकता हूँ मैं, आई कैन गिव यू डिफरेंट टाइप्स, उन टाइप्स को क्वांटिटी में बदलना आपका काम है। परफेक्ट है, ऑल राइट। एंड इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन ऑब्वियसली कमेंट इन द सेक्शन बिलो, आई कैन हेल्प यू विद द डाउट्स। क्लियर? चलो लेट्स गो अहेड। सेकेंड क्वेश्चन ओवर हियर, try to solve it yourself. I'm reading the question. Can a solution of 1 molar copper sulfate be stored in a vessel made of nickel metal? Interesting question sir. कॉपर सल्फेट सोल्यूशन है और निकल का सिलेंडर है। बढ़िया, गुड। चलो तो देख लेते हैं, उन्होंने हमको रिडक्शन पोटेंशियल्स दिए हुए हैं दोनों के। रिडक्शन है कि ऑक्सीडेशन है, सोच लो सर। रिडक्शन ही है सर, Na+2 to Na रिडक्शन, कॉपर +2 to कॉपर रिडक्शन। परफेक्ट, तो दोनों ही रिडक्शन है। और अगर दोनों ही रिडक्शन है तो भाई अब आप देख लो कि अगर इसका रिडक्शन पोटेंशियल लोअर है और इसका रिडक्शन पोटेंशियल हायर है तो मतलब कॉपर का रिएक्टिविटी जो है दैट इज लोअर देन निकल का रिएक्टिविटी। रिएक्टिविटी ऑर्डर है ये, ध्यान से समझिएगा, दिस इज अ रिएक्टिविटी ऑर्डर। तो रिएक्टिविटी ऑर्डर में निकल इज मोर रिएक्टिव, कॉपर इज लेस रिएक्टिव, एंड हेंस whenever you put a copper sulfate solution into nickel container, तो यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये हो जाएगी कि निकल जो है वो कॉपर सल्फेट सोल्यूशन के अंदर से कॉपर को निकालना शुरू कर देगा और खुद NiSO4 बनाना शुरू कर देगा। अरे हाँ कि ना? परफेक्ट है। तो
NiSO4 बनना शुरू हो जाएगा? तो नो, द आंसर ओवर हियर इज नो, यू कैन नॉट स्टोर कॉपर सल्फेट इनटू निकल. व्हाई? बिकॉज निकल इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर. कैसे पता चला? बेस्ड ऑन द स्टैंडर्ड पोटेंशियल्स गिवन टू अस. परफेक्ट है. स्टैंडर्ड पोटेंशियल्स का क्या सिग्निफिकेंस है? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. तो प्लीज उस चीज का ध्यान रखिएगा, वो 4 पॉइंट. डू नॉट फॉरगेट दैट. इज दैट ओके? ऑल राइट. चलिए, लास्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन एंड दैट विल बी ऑब्वियसली फॉर योर ट्रायल. करेक्ट? सो ट्राई दिस क्वेश्चन ऑन योर ओन, think about it, and then in the next class when we come up, we will try and solve these questions for you before we start with the session. All right, so this will be your electrochemical series के basis पे कुछ questions और किस तरह से उनको solve किया जाएगा. This is how the things will go. Perfect? All right. Okay then, let's move on to the next portion, and that is nothing but calculating of standard potentials. तो देखो यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट इज द स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल कंटेनिंग एसएन. एसएन का मतलब होता है, जानते ही होंगे बच्चे, टिन, राइट. एंड बीआर का मतलब, ये तो बच्चे परफेक्टली जानते होंगे, इसको हम ब्रोमीन बोलते हैं. करेक्ट? सो व्हाट इज द स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल कंटेनिंग SN2 प्लस गोइंग टू SN एंड Br2 प्लस गोइंग टू Br माइनस इलेक्ट्रोड्स. ये दो इलेक्ट्रोड्स हैं, टिन एंड ब्रोमीन. दोनों के स्टैंडर्ड पोटेंशियल्स दिए हुए हैं. अब वो बोलता है कि भाई इन दोनों का क्या करो, स्टैंडर्ड पोटेंशियल निकालो. अब आपको पता है मनजोत सर इतने अच्छे हैं कि उन्होंने आपको एक हिंट भी दे दिया है टू थिंक ऑन कि इस क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व किया जाएगा. सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि ई नॉट सेल को कैसे ढूंढते हैं. तो ई नॉट सेल इज नथिंग बट ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड. अब ध्यान से समझो मेरे बच्चे कि यहाँ पर हमें पता ही नहीं है कि कैथोड कौन है, एनोड कौन है. तो बच्चे बोलते हैं सर देख लो, जिसमें रिडक्शन दिया है वो कैथोड है, जिसमें ऑक्सीडेशन दिया है वो एनोड है. बट अगर दोनों को नोटिस करोगे तो दोनों में रिडक्शन ही दिया हुआ है ना. तो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है, यू हैव टू टेक केयर ओवर हियर कि यू हैव टू चूज कैथोड एंड एनोड इन सच अ वे कि आपका ई नॉट सेल जो है वो क्या रहे मेरे बच्चे, वो पॉजिटिव रहे. यस, पॉजिटिव क्यों? बिकॉज देखो, अगर वो बोल रहा है कि ये सेल है तो मतलब इसका डेल्टा जी वुड बी लेसर देन 0 और डेल्टा जी इज इक्वल्स टू माइनस NF ई सेल. अगर ये चीज़ पॉजिटिव है तो ही तो आपका डेल्टा जी नेगेटिव रहेगा. तो बस आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि ऐसे क्वेश्चंस में कंफ्यूज नहीं हो जाना है कि कैथोड क्या है, एनोड क्या है. सिंस वी आर नॉट एबल टू आइडेंटिफाई, तो हम अज्यूम कर लेते हैं. एक चीज़ है कि अज्यूम कर लो कि चलो मेरी बला से टिन जो है वो कैथोड है, ब्रोमीन जो है वो एनोड है. तो चलो उसी के बेसिस पे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देख लेते हैं. आपने टिन को कैथोड माना है और ब्रोमीन को एनोड माना है. तो चलो यहाँ पर दोनों के रिडक्शन पोटेंशियल्स ही दिए हैं और वही मेरी कंडीशन है इस इक्वेशन की. तो ई नॉट सेल निकालने की कोशिश करो. कैथोड हमने टिन को लिया था तो टिन हो जाएगा -0.14 माइनस प्लस तो 1.08. इनको जब आप ऐड करोगे तो आंसर नेगेटिव आता हुआ दिख रहा है. हाँ कि ना? आंसर नेगेटिव आता हुआ दिख रहा है. और अगर ये नेगेटिव आया तो डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी. वो मुझे चाहिए नहीं. तो मतलब आपने जो अज्यूम किया है उसका एग्जैक्टली ऑपोजिट आपको अज्यूम करना है. सो अजम्पशन करके रफ में हल्का सा देख लो कि जो मैं अज्यूम किया है क्या उससे वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, नहीं आ रही है. तो फिर जब फेयर कर रहे हो तब आपको लिखना है कंसीडरिंग टिन एज एनोड एंड ब्रोमीन एज कैथोड. अच्छा, छोटा सा रीजन भी लिख देंगे ना तो एग्जामिनर एकदम फैन बन जाएगा आपका. दैट सिंस ई नॉट सेल हैज टू बी नेगेटिव, सॉरी, ई नॉट सेल हैज टू बी पॉजिटिव टू बिकम डेल्टा जी एज नेगेटिव, दिस अजम्पशन इज टेकन. तो बस सुपर फैन वो बन चुका है. अब पेपर चेकिंग में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है. इज दैट परफेक्टली ओके? ग्रेट. चलो आगे बढ़ते हैं. लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन राइट नाउ. इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए. कैलकुलेट द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ गैल्वेनिक सेल. अब
सिंपली उसने यहाँ पर रिडक्शन पोटेंशियल सेल का निकालने के लिए बोला है, गैल्वेनिक सेल का रिडक्शन पोटेंशियल निकालने के लिए बोला है. इनफैक्ट I would say it would not be reduction potential over here, it would be calculate the standard potential of a galvanic cell. अब एक क्वेश्चन हमने ऊपर देखा जहां वो डिनोशंस देके आपको काम करवा सकता है. दूसरा हमने देखा कि वो इस तरह से इक्वेशन के फॉर्म में दे सकता है जहां आपको आइडेंटिफाई करना रहेगा. यू हैड टू आइडेंटिफाई दैट विच ऑफ द स्पीशीज इज अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन एंड विच इज अंडरगोइंग रिडक्शन. तो यहाँ पर बहुत सिंपल है भाई, चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट देखना है हमको. क्रोमियम 0, क्रोमियम +3 सीधा दिख गया, ये ऑक्सीडाइज हो रहा है. तो मतलब CD का मतलब क्या है भाई? CD इज कैडमियम ओवर है. प्लीज डू नॉट फॉरगेट दैट. कैडमियम जो है वहाँ वो यहाँ पर रिड्यूस हो रहा है. तो सिंपली क्रोमियम मेरा एनोड हो जाएगा और कैडमियम मेरा कैथोड हो जाएगा. सिंपल इक्वेशन. E0 सेल इज इक्वल्स टू E0 ऑफ कैडमियम माइनस E0 ऑफ क्रोमियम, वेरिन दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल यूज करेंगे और वही वैल्यू आपको यहाँ पर दी हुई है. करेक्ट. दोनों रिडक्शन पोटेंशियल्स डालो और आंसर निकाल लो. तो व्हाट यू विल गेट ओवर हियर? कैडमियम इज -0.40 माइनस माइनस ऑफ माइनस 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 ऑफ माइनस. करेक्ट. तो ये हो जाएगा प्लस. अब जैसे ये प्लस हुआ तो ये हो जाएगा +0.74 क्रोमियम का -0.74 दिया है, माइनस ऑफ माइनस प्लस हो गया और आपका ओवरऑल वैल्यू आपको पॉजिटिव आता हुआ दिखेगा. और कितना पॉजिटिव आता हुआ दिखेगा वो कैलकुलेट कर लीजिएगा. देयर इज सिंपल एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन इन्वॉल्व्ड इन दीज क्वेश्चंस, सो प्लीज मेक श्योर कि आप इस चीज को ध्यान से समझ लें. इज दैट ओके? चल लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन कमिंग अप ऑन योर स्क्रीन. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन एक ऐसा स्पेशल क्वेश्चन है जो जनरली इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में 5 मार्कर बनाया जाता है. इट इज अ कॉम्पोजिशन ऑफ 1 मार्कर क्वेश्चंस, बट जनरली इसको ब्लॉक क्वेश्चन बना लेते हैं कुछ ऐसा डायग्राम देके. करेक्ट. तो चलिए देखते हैं ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाएगा. सबसे पहले डायग्राम को ऑब्जर्व करिए. उसने आपको एक जिंक का प्लेट दिया है, एक सिल्वर का प्लेट दिया है, दोनों को कनेक्ट किया है, वोल्ट मीटर है, सॉल्ट ब्रिज है, जिंक +2 एक्वस आयंस है, Ag+ एक्वस आयंस हैं. बहुत सारी चीज़ें क्वेश्चंस के फॉर्म में भी क्लियर होंगी. अब सबसे पहले वो बोलता है रीड ऑफ द डायग्राम टू शो द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो. अब डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो बताने के लिए सबसे पहले मुझे आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि एनोड कंपार्टमेंट कौन सा है और कैथोड कंपार्टमेंट कौन सा है. अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि हर बार लेफ्ट साइड जो दिया हो वो एनोड कंपार्टमेंट हो. आपको कंफ्यूज करने के लिए वो डायग्राम रिवर्स में भी दे सकता है, इसीलिए तो उसने बोला रीड ऑल द डायग्राम. अब यहां पर हम क्या करेंगे? दोनों के E0 वैल्यूज देखेंगे. तो देखो यहां पर E0 दिया हुआ है Zn+2 गोइंग टू Zn, तो ये है आपका रिडक्शन पोटेंशियल, और -0.80 ये है आपका रिडक्शन पोटेंशियल. परफेक्ट. तो दोनों के रिडक्शन पोटेंशियल कंपेयर किए और आपने यहां पर देखा -0.76 -0.80 -0.76 हायर रिडक्शन पोटेंशियल है, तो जिंक भाई साहब कैथोड एंड सिल्वर एनोड. एंड जैसे ही आप इसके बेसिस पे क्वेश्चन को सॉल्व कर दोगे तो आपको मिल जाएगा एक बड़ा सा अंडा 0. क्यों भाई? बिकॉज जल्दबाजी में to solve the question quickly, what you forgot? Let's see. You forgot that Ag going to Ag+ दिया हुआ है, जो उसका रिडक्शन पोटेंशियल नहीं है, वो उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है. परफेक्ट है. तो यहां पर पूरी गड़बड़ कर दी आपने. तो चलो इस गड़बड़ को सही करते हैं. इसको पहले हम रिडक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट करें तो E0 Ag+ गोइंग टू Ag आएगा और वो वैल्यू आएगी 0.80 वोल्ट. अरे बाप रे सर, पूरा आंसर ही उल्टा हो गया. यहाँ पर रिडक्शन पोटेंशियल ही था, बट यहाँ पर ऑक्सीडेशन था, उसको रिडक्शन में कन्वर्ट किया, माइनस से मल्टीप्लाई करके, तो ये हायर हो गया. तो अब ये कैथोड है, ये एनोड है. एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा, कैथोड पे रिडक्शन होगा. तो बस मिल गया. इलेक्ट्रॉन का फ्लो विल बी फ्रॉम एनोड टू कैथोड. परफेक्टली ओके. क्लियर है ये चीज? चल फिर नेक्स्ट क्वेश्चन उसने पूछ ही लिया है.
इज सिल्वर प्लेट एनोड या कैथोड? तो हमने वो ऑलरेडी आंसर कर दिया है कि वो कैथोड है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखो ये थर्ड फोर्थ पॉइंट जो है ये बड़े इंटरेस्टिंग है। व्हाट विल हैपन इफ द सॉल्ट ब्रिज इज रिमूव्ड? तो इनडायरेक्टली उसने सॉल्ट ब्रिज का फंक्शन आते हैं कि नहीं वो चेक कर लिया कि सॉल्ट ब्रिज जो है वो आयोनिक कंडक्टर की तरह काम करता है। इट कंप्लीट्स द सर्किट इंटरनली। तो अगर मैंने सॉल्ट ब्रिज को हटा दिया तो भाई साहब वोल्टेज जो है वो जीरो हो जाएगा, बिकॉज आपके जो चार्जेस हैं दोनों कंपार्टमेंट्स के अंदर वो इनबैलेंस हो जाएंगे। तो यहां पर आपका वोल्टेज 0 वोल्ट हो जाएगा। करेक्ट? if the salt bridge is removed. When will the cell stop functioning? Now this is a very interesting question, the fourth one. Cell कब dead हो जाएगा? That is what it wants to ask. तो dead होने के लिए एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट कि एनोड साइड पे हो रहा था डिसोल्यूशन। तो एक चीज या तो ये एनोड जो है वो पूरा डिसॉल्व हो जाए, इट इज नो मोर अवेलेबल फॉर द रिएक्शन एंड नो मोर अवेलेबल टू गिव अप द आयंस इन द सोल्यूशन, एक चीज। और दूसरी साइड पे कैथोड साइड पे अपने ने देखा था कि डिपोजिशन होता है, और अगर डिपोजिशन होता है तो मतलब इस सोल्यूशन के अंदर आयंस जो हैं वो रिड्यूस हो रहे हैं। तो दो कंडीशंस जब सेल स्टॉप हो जाएगा, एक या तो एनोड पूरा का पूरा डिसॉल्व हो गया, दैट्स द फर्स्ट कंडीशन, और अगर एनोड पूरा डिसॉल्व नहीं हुआ लेकिन कैथोड कंपार्टमेंट में आयंस जो हैं वो टोटली कंप्लीट हो गए, खत्म हो गए, इट टोटली डिप्लीटेड द आयंस, सारे के सारे आयंस डिपॉजिट हो गए, तो उस केस में भी आपका क्या हो जाएगा मेरे बच्चे? सेल जो है इट विल स्टॉप फंक्शनिंग। सो टू थिंग्स वेयर द सेल विल स्टॉप फंक्शनिंग, द वन वेयर द एनोड इज कंप्लीटली डिसॉल्व, द सेकेंड वेयर योर cathode compartment's ions they completely get deposited on the cathode electrode. Perfectly okay? Clear? चल, last part, very very important. How will the concentration of Zn plus 2 ions and Ag plus ions affected when the cell functions? और indirectly वो मैंने आपको बता ही दिया है कि in case of oxidation क्या होता है? Zn goes to Zn plus 2 electrons, मतलब Zn के ions increase होंगे और दूसरी साइड पे Ag++ इलेक्ट्रॉन लेके Ag में जाएगा, और इसको हम लोग रिडक्शन बोलते हैं, इसको हम लोग ऑक्सीडेशन बोलते हैं, तो इसीलिए यहाँ पर डिक्रीज होंगे। सो Zn+2 आयंस विल इंक्रीज, Ag+ आयंस विल डिक्रीज व्हेन द सेल फंक्शंस। क्लियर है? आर यू श्योर अबाउट इट? सो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस दे आर गोइंग टू ट्रबल यू, बट नाउ नो मोर। अब एकदम क्लैरिटी से हमको समझ में आ रहा है कि सर हाँ, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का क्या सिग्निफिकेंस है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल्स हमने निकाले थे विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन, उनका क्या यूज है ना, वो अब हमको बिल्कुल क्लियरली समझ में आ रहा है। तो चलो, ऑन दिस गुड नोट लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लेट्स सी हाउ मेनी ऑफ यू कैन actually give me the answer to this question. Very interesting. Write the half cell reaction and the overall cell reaction for electrochemical cell. Now this is very very interesting part. देखो बच्चे, यहाँ पर ध्यान से इस चीज़ को समझिएगा। मैंने यहाँ पर आपको एक सेल रिप्रेजेंटेशन दिया है, इसके बेसिस पे अभी और क्वेश्चंस आएंगे और वो क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने रहेंगे। सो प्लीज़ मेक श्योर कि आप इसको अच्छे से समझ लें। आपको एक सेल रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है और उस सेल रिप्रेजेंटेशन में से वो बोल रहा है कि पहले तो हाफ सेल रिएक्शंस बनाओ और फिर कंप्लीट सेल रिएक्शन भी मुझे दो। तो हमको याद है हमने एक स्टेटमेंट पढ़ा था, लोन लेफ्ट साइड ऑफ द डिनोशन ऑलवेज शोज ऑक्सीडेशन, it happens on anode and anode is negative in a galvanic cell. परफेक्ट है? तो बस यहाँ पर आपको वही चीज़ समझनी है कि ये आपका एनोड हाफ है, दैट इज़ योर ऑक्सीडेशन हाफ. सिंपली इफ आई वुड से दिस इज योर ऑक्सीडेशन हाफ एंड दिस ओवर हियर इज योर रिडक्शन हाफ. रिडक्शन हाफ, और आई वुड से द कैथोड साइड.
और वो दिख भी रहा है ना मेरे बच्चे, यहाँ पर देखो, ये रिडक्शन हो रहा है, ये ऑक्सीडेशन हो रहा है, बस खत्म हो गई कहानी। Zn2+ पे जाएगा। पहले तो लिख लो, जो दिया है वो एग्जैक्टली लिख लो, एंड देन ट्राई टू बैलेंस इट विद द इलेक्ट्रॉन्स। Zn इज गोइंग टू Zn+2 कैसे जाएगा भाई? 2 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करके। अच्छा, दूसरी साइड पे Pb2+ इज गोइंग टू Pb, कैसे जाएगा? 2 इलेक्ट्रॉन्स का गेन करके। हाँ कि ना? समझ में आया ये चीज़? तो बस जैसे ही समझ में आया, अब हमारे पास ऑक्सीडेशन हाफ रेडी हो गया है, रिडक्शन हाफ रेडी हो गया है। अब वो बोलता है कि नेट सेल रिएक्शन दे दो। बट जब आप नेट सेल रिएक्शन बनाते हैं तो एक चीज़ का बहुत बहुत खास ध्यान रखिए, वो ये कि दोनों साइड पे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो कैंसल आउट हो जाने चाहिए। करेक्ट? इलेक्ट्रॉन्स आपको नेट सेल रिएक्शन में नहीं दिखने चाहिए। अब इन दिस केस 2 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन ही दिख रहा है। तो बच्चे ऑलरेडी रिकॉल कर रहे हैं, सर ऐसा कुछ हमने रिडॉक्स रिएक्शंस में भी पढ़ा हुआ है, बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शंस। तो बस बच्चे, यही तो मैं फर्स्ट लेक्चर से बोल रहा हूँ, इस चैप्टर के अंदर 3 चैप्टर्स 11th के लिंक हो जाएंगे, थर्मोडायनेमिक्स, इक्विलिब्रियम एंड रिडॉक्स रिएक्शंस। तो देखो बैलेंस करती है। अब दोनों को ऐड करो, दोनों को ऐड करोगे तो ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा और आपके पास इक्वेशन बनेगा Zn प्लस Pb2+ goes to Pb प्लस Zn2+। परफेक्ट है। तो ये जो एक सेल रिप्रेजेंटेशन से इक्वेशन बनाने की जो कला है वो हर किसी में नहीं है, वो उन्हीं में है जो प्रैक्टिस करते हैं, एंड प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अच्छा, रिवर्स भी हो सकता है कई बार वो आपको सेल रिएक्शन दे सकता है और वो बोल सकता है सेल रिप्रेजेंटेशन बनाओ। तो उस केस में आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले आप आइडेंटिफाई करोगे कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन रिड्यूस हो रहा है। अब यहाँ पर देखो, जिंक गोइंग टू Zn+2 ऑक्सीडाइज, तो ये एनोड हाफ बन जाएगा। Pb2+ गोइंग टू Pb, तो ये कैथोड हाफ बन जाएगा। बस सीधा सीधा लिख दो, Zn गोइंग टू Zn2+, सॉल्ट ब्रिज Pb+2 गोइंग टू Pb। करेक्ट? परफेक्टली ओके? ऑल राइट। अब एक चीज बहुत इंपॉर्टेंटली, बिफोर वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेशन, नेक्स्ट क्लास, बेसिकली दैट इज नथिंग बट 1 मोलर यहाँ पर दिया हुआ है, 1 मोलर यहाँ पर दिया हुआ है, तो इनको भी तो यहाँ रिप्रेजेंट करना है। तो यहाँ पर इक्वेशन में नीचे ऐसे 1 मोलर एंड Zn+2 में भी 1 मोलर, इस तरीके से लिखना भूलना नहीं। अच्छा, इसके अलावा अगर यहाँ पर ऐसे दिया होता सॉलिड एक्वेस एक्वेस सॉलिड, तो ध्यान देना है वो चीज़ यहाँ पर भी रिप्रेजेंट करनी है, इक्वेशन में भी वो चीज़ आ जानी चाहिए। सो दीज आर द स्मॉल थिंग्स which you have to take care while you are doing what? You are making cell reaction from a cell representation, or you are making a cell representation from a given cell reaction. और इस चीज़ को हम नेक्स्ट क्लास में, जहाँ हम नर्न्स्ट इक्वेशन के क्वेश्चंस को देखेंगे, वहाँ पर हम इसको क्लियर करेंगे। इज दैट परफेक्टली ओके? बहुत डिटेल से अच्छे से और क्वेश्चंस देखेंगे। दिस वाज जस्ट अ हिंट ऑफ हाउ द एग्जामिनर कैन कंफ्यूज यू विद these type of questions, the basic conceptual questions from galvanic cell part. All right, so wait for my next lecture to come. Till then, bye bye, take care.